हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने भारत की प्रमुख झीलों को देखा, प्रमुख दर्रों को तथा भारत की मानसूनी प्रकृति को समझा। भारत की जब हम मानसूनी प्रकृति को समझते हैं तो मानसूनी प्रकृति पर निर्भर करने वाले वनों को भी साथ में समझना होगा तथा भारत में जैव विविधता है, जीवों के स्तर पर भी, पेड़ पौधों के स्तर पर भी। और जब हम पेड़ पौधों के स्तर पर विविधता देखते हैं तो सामान्य सी बात है, वह निर्भर करती है वर्षा के प्रतिरूप पर, जलवायु पर और तीसरा मृदा पर। तो आज का जो टॉपिक है वह जुड़ा है भारत में वन क्षेत्र से तथा दूसरा टॉपिक है जो जुड़ा है भारत में मिट्टियों से। अगर हम भारत में वन क्षेत्र की बात करें तो भारत में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में आई, 1894 में। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली फर्स्ट अगर कहें इंडिपेंडेंट फॉरेस्ट पॉलिसी वन नीति 1952 में आई। उसके बाद उसमें संशोधन हुआ और नई पॉलिसी 1988 में आई। अभी वर्तमान में एक नया मसौदा चल रहा है, उस पर चर्चा है, किंतु अभी अगर हम देखें तो दो नीतियां हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही भारत में FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, वह प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक रिपोर्ट जारी करती है, वन स्थिति रिपोर्ट। जैसे समझें, सबसे पहली वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में आई और वर्तमान में अगर देखें तो 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट को लेकर हम चल रहे हैं, जो अब तक की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। उसके अनुसार अगर देखें तो भारत में कुल 24.62%, 24.62% टोटल फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें से वनावरण यानी कि फॉरेस्टेशन अगर देखें वनावरण तो वो कितना है, वह है आपका 21.71%, 21.7%। जबकि भारत में प्लांटेशन या देखें वृक्षावरण तो वह है आपका 2.91%, जिसमें से अगर देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से वन है मध्य प्रदेश में, जबकि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा है मिजोरम में। तो यह दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्र में है और प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में है। तो वन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में, और अगर देखें किसके हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में। तो यह दो अलग अलग नेचर है। अगर देखें मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और दूसरा गुजरात में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति को। अगर हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो भारत में 6 प्रकार के वन हैं। भारत में 6 प्रकार के मुख्यतः वन दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन याद रखिए आपको दिखाई देते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश में, विषुवत रेखीय प्रदेश में, जहां पर अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। विषुवत रेखीय प्रदेश 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। अगर हम देखें तो 10 डिग्री हम नॉर्थ में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध के हैं हिस्से में है, तो हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको दिखाई देंगे पश्चिमी घाट में, या आपको दिखाई देंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में, या आपको दिखाई देंगे अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। ऐसे वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे वनों के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 24 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान चाहिए। विषुवत रेखा के पास का यह क्षेत्र होता है। भारत में अगर देखें तो यह आपको पश्चिमी घाट में मिलते हैं, यह आपको अंडमान निकोबार में मिलते हैं और यह आपको तमिलनाडु में मिलते हैं। सदाबहार वन जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनकी जैव विविधता सर्वाधिक मानी जाती है। यहाँ पर जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां भी मिलती हैं और पेड़ पौधों की भी विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं तथा वर्ष भर यह वन हरे भरे रहते हैं। अगर इन वनों में वृक्षों की बात करें तो आपको यहाँ मिलेगा महोगनी का वृक्ष, रोजवुड का वृक्ष, आबूनस का वृक्ष और रबड़ का वृक्ष। किसका वृक्ष? महोगनी, रोजवुड, आबूनस और रबड़ का वृक्ष।
दूसरा टाइप है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह थोड़ा सा कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। यह भी सदाबहार वन की प्रकृति में आते हैं, किंतु यह कुछ समय के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, 6 से 8 सप्ताह के लिए। इसीलिए पर्ड यानी कि पत्ते, पाती यानी पर्ड पत्तों का गिरना, तो पत्तों के गिरने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्योंकि यह कुछ हफ्ते के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की स्थिति होती है। ये 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। अगर हम देखें तो यह हमें मिलते हैं पश्चिमी घाट में, यह मिलते हैं हमें उड़ीसा के क्षेत्र में, यह मिलते हैं हमें झारखंड के क्षेत्र में, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय हिस्से में आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इसमें देखें तो आपको यहाँ साल का वृक्ष दिखाई देता है। साल का वृक्ष एक इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग होता है, फर्नीचर में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और इसके पकने की जो उम्र है, इसकी टोटल एज अगर देखें तो अच्छा वृक्ष अगर पकता है या फिर कहते हैं कि इसका अंत होता है वो 90 वर्ष के आसपास होता है। 90-100 वर्ष लग जाते हैं साल के वृक्ष को कंप्लीट होने में। तो साल का वृक्ष, चंदन का वृक्ष और शीशम, यह आपको दिखाई देते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। फिर आपको दिखाई देते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यह थोड़ा सा और कम वर्षा वाला स्थान है और यहाँ घास होती है। घास का सीधा सा मतलब है यहाँ वृक्ष बड़े नहीं होंगे, यहाँ पर कटीली क्या होंगी, पेड़ पौधे होंगे। तो कटीले पेड़ पौधे, घास जो होती है उसे, यानी कि जहां पर ऊंचाई, ज्यादा ऊंचे वृक्ष नहीं पाए जाते, उसे घास वन कहते हैं। क्या कहते हैं, घास वन। यह आपको दिखाई देते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। यह मुख्यतः पठारी भूमि क्षेत्र है जहां पर पठार मिलते हैं। तो आपने देखा है कि भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा पठारों से निर्मित है, प्रायद्वीपीय हिस्सा पठारों से निर्मित है, जिसमें आपको दिखाई देगा कर्नाटक का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पठारी भूमि इस क्षेत्र में आती है। किसमें आती है तो आप बताएंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्र में, जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद हम देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, यानी ऐसी वनस्पति जो मरुस्थलीय क्षेत्र, डेजर्ट एरिया में आपको मिलती है। यहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम। और जैसे ही हम सोचते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो हमारे ध्यान में आता है गुजरात, हमारे ध्यान में आता है राजस्थान, हमारे ध्यान में आता है हरियाणा का क्षेत्र, हमारे ध्यान में आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। और यह मुख्यतः थार रेगिस्तान का क्षेत्र है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपको देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ के जितने भी वृक्ष होंगे वो कटीले होंगे और बाहरी सतह इनकी मोटी और कांटेदार होती है, और अंदर इनकी सतह गूदेदार होती है जिसमें पानी भरा होता है। जिसमें आप देखेंगे नागफनी, कैक्टस को, कैक्टस जो है बाहरी तौर पर बहुत मोटा कांटेदार होता है और अंदर उसमें पानी की मात्रा होती है, क्योंकि उसकी बाहरी सतह इतनी मोटी और कांटेदार इसलिए होती है कि सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण न हो, इस वजह से। और वाष्पीकरण होगा तो जो पानी मौजूद होगा किसमें, पेड़ में, वह क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा और पेड़ सूख जाएगा। इस वजह से यहाँ की जो आपने पेड़ पौधे देखेंगे तो वो कांटेदार होते हैं। कैसे होते हैं, कांटेदार। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं तथा कटीली झाड़ियां यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। अकासिया का वृक्ष, खजूर का वृक्ष और नागफनी का वृक्ष, अकासिया, खजूर और नागफनी का वृक्ष आपको देखने को यहाँ मिलता है। यह आपको गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में मुख्यतः यह वन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपकी बात आती है डेल्टाई वन, या जिन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। यह समुद्र तट के किनारे होते हैं, आधे पानी में और पानी के ऊपर। यह समुद्री तूफानों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, और इनकी जैव विविधता बहुत अधिक होती है, इनकी जैव विविधता बहुत अधिक होती है। अगर हम देखें तो ये तटवर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं, शोर एरिया में, यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलते हैं। नारियल, ताड़, कैसूरीना, नारियल, ताड़ तथा कैसूरीना वृक्ष इसी श्रेणी में आते हैं। हमने बताया था अभी IFSR की रिपोर्ट हम जब बता रहे थे, IFSR की जो रिपोर्ट है 2021 में आई, जो 17वीं रिपोर्ट है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन आपको दिखाई देते हैं पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन के क्षेत्र में। दूसरा, सबसे ज्यादा आपको दिखाई देते हैं मैंग्रोव वन, तो आप बताएंगे गुजरात में। मगर अभी जो नए आंकड़े आए हैं उसमें जो वृद्धि का क्रम है, वो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो उड़ीसा के क्षेत्र में हुई है मैंग्रोव वन में। ये थोड़ा डीप है।
तो समझिए, डेल्टाई या मैंग्रोव वन समुद्र तट के क्षेत्र में मिलते हैं, आधे पानी में होते हैं, आधे ऊपर होते हैं, ठीक है। और यह समुद्री तूफानों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। नारियल, ताड़ तथा कैसूरीना इन वृक्षों की श्रेणी में आते हैं तथा यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल और गुजरात के क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन कौन से, जो पर्वतों पर पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा पर्वतों की ऊंचाई अलग अलग है, कोई 1500 मीटर ऊंचा है तो कोई 3000 मीटर ऊंचा है, कोई 4500 मीटर ऊंचा है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उस हिसाब से वन बढ़ते जाते हैं, तो वन की प्रकृति में भी भिन्नता आती है। तो हिमालय पर्वत पर दिखाई देते हैं, ऊंचाई के साथ वृक्ष में भिन्नता आती है। स्प्रूस, चीड़, देवदार और ओक जैसे वृक्ष मिलते हैं। आपने देखा होगा चीड़ जो है मिलेगा आपको 2500 की ऊंचाई पर, उससे नीचे देखे तो आपको साल मिलेगा, उससे ऊपर जाएंगे तो आपको देवदार मिलेगा, देवदार अधिक ऊंचाई पर है। उसके बाद टैगा वन दिखाई देते हैं और उसके बाद टुंड्रा वन दिखाई देते हैं। टुंड्रा वनस्पति एक ऐसी क्षेत्र है जहां पर केवल बर्फ बर्फ दिखाई देती है, जैसा उत्तरी ध्रुव पर आपको दिखाई देता है केवल बर्फ। उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। अब देखते हैं हम वन के बाद भारत में मृदा। अगर हम मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो भारत में मिट्टी को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती है, विविधताएं भी है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मृदा मिलती है। अगर हम बात करें तो भारत की मृदा का जो क्लासिफिकेशन है, विभाजन है, वो किया ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1986 में भारत की मृदा को 8 हिस्सों में बांटा और मैंने क्रम में सभी मृदाओं को लिखा है। और किस मृदा में क्या प्रचुरता है, क्या कमी है, कौन सी फसल वहां उपजाई जाती है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहली बात, भारत की मृदा में विविधताएं दिखाई देती हैं और इस विविधता के कारण ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मिट्टियों को 8 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल, जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर आपको दिखाई देती है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मृदा है जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल। तो जलोढ़ मृदा 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। नदी की पुरानी मृदा को बांगर और नई मृदा को खादर कहते हैं। नई मृदा को क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी जो बाढ़ क्षेत्र होता है नदियों का, उसे क्या कहते हैं, बांगर। हमने बांगर, खादर, तराई सभी को पढ़ा है। तो यह जो है नदियों के द्वारा बहाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। नदी जो अपने साथ अवसाद लेकर आती है और छोड़ जाती है, उस अवसाद से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। इस मृदा में पोटास तथा कैल्शियम की अधिकता होती है तथा जीवाश्म, ह्यूमस तथा दूसरी बात नाइट्रोजन की कमी होती है। सामान्यतः भारत की मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए किसान यूरिया का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। तो ह्यूमस व नाइट्रोजन की इस मृदा में कमी होती है। इस मृदा में आपको देखने को मिलता है धान की फसल, गेहूं की फसल, गन्ना की फसल तथा तिलहन, जिससे तेल निकलता है उसे तिलहन फसल कहते हैं, वह आपको दिखाई देती है जलोढ़ मृदा में। दूसरी बड़ी मृदा है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा जो कि 18.6% हिस्से पर देखने को मिलती है। लाल पीली मृदा को, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है, पठारी क्षेत्र होता है। तो पठारी क्षेत्र द्वारा विकसित है। आयरन, लोह समझ रहे हैं, लोहा, लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है। किसकी कमी होती है, तो ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी होती है। इस प्रकार की जो मृदा होती है उसमें आप मोटे अनाज को देखते हैं, जिसमें मक्का, बाजरा की फसल उपजाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां लाल पीली मृदा मिलती है वहां आप मक्का और बाजरा की फसल को देखते हैं। फिर उसके बाद है काली मृदा, जो कि भारत के तीसरी बड़ी मृदा है। 15.2% क्षेत्र पर यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा को चरनोजेम मिट्टी या काली करपासी मृदा,
काली कपासी मृदा या चन्नोजैम मिट्टी कहा जाता है। रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर, कपासी मृदा या चन्नोजैम मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में पोटास, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ की क्या होती है? कमी। इस प्रकार की मृदा में आपको देखने को मिलता है कपास। सबसे ज्यादा क्या दिखाई देती है आपको? कपास, मूंगफली, दालें, तूर की भी एक दाल होती है, तो यह आपको काली मृदा में देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखते हैं मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल। अगर हम देखें तो डेजर्ट सॉइल में क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उपजाऊ कम होती है, तो इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो यह कम उपजाऊ मिट्टी है जो आपको मिला दिखाई देती है कम वर्षा वाले स्थानों में, जहां राजस्थान और गुजरात देखने को मिलते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है और इसमें मोटे अनाज ही उपजाए जा सकते हैं। कौन से अनाज? मोटे अनाज। किंतु अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है और अगर आप देखें तो ड्रिप सिंचाई से और चीजें सही हो रही हैं। किसमें? मरुस्थलीय मृदा में। राजस्थान में ड्रिप सिंचाई से चीजें बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मरुस्थलीय मृदा के बाद देखते हैं लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा को आप समझ सकते हैं पर्वतीय ढाल। पर्वतों के जो ढाल होते हैं उन पे जो मिट्टी पाई जाती है सामान्यतः लैटेराइट मृदा होती है। और लैटेराइट मृदा को आपको देखना हो तो चाय और कॉफी के जो बागान बने होते हैं सीढ़ीदार, वो लैटेराइट मृदा के क्षेत्र में ही आते हैं। इनकी जल धारण करने की क्षमता अमूमन कम होती है, यानी कि जल कम सोखते हैं, कम धारण करते हैं। तो लैटेराइट मृदा भारत के 3.7% क्षेत्र पर है। मेघालय का पठार, शिलांग का पठार जैसे क्षेत्रों में आपको लैटेराइट मृदा दिखाई देती है। इसमें लोहे व एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। ऐसे क्षेत्रों में आपको चाय, कॉफी, काजू की खेती देखने को मिलती है। चाय, कॉफी और काजू किस क्षेत्र में? लैटेराइट मृदा के क्षेत्र में। फिर उसके बाद दिखाई देती है पर्वतीय मृदा। यह पर्वतों के ढालों पर बनी मिट्टी है जिन्हें पर्वतीय मृदा कहते हैं। इस क्षेत्र में देखें तो जीवाश्मीय अधिकता होती है। जीवाश्मीय अधिकता क्यों होती है उसका कारण समझिए। जो पर्वतों पर पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां वहीं मृदा में गिर जाती हैं, जो कि किसका काम करती हैं? खाद का काम करती हैं। और लगातार गिरने के क्रम में यह मृदा बहुत उपजाऊ बन जाती है। जीवाश्म अधिकता होती है और पोटास और चूने की इसमें कमी दिखाई देती है, कैल्शियम की भी कमी दिखाई देती है। इस क्षेत्र में चाय, कॉफी तथा मसाले क्या किए जाते हैं? फसल उपजाई जाती है, चाय की, कॉफी की और मसालों की। किस मृदा में? पर्वतीय मृदा में, जो कि 5.5% भारत के क्षेत्रफल को कवर किए हुए है। फिर उसके बाद पीट या दलदली मृदा, वेटलैंड। जो वेटलैंड एरियाज होते हैं उनमें जो मृदा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? दलदली मृदा। यह जलमग्न क्षेत्र में होते हैं जहां लगातार लंबे समय से पानी भरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? दलदलीय मृदा। ऐसी मृदा अम्लीय होती है तथा धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए? धान की खेती के लिए। और ऐसी मृदा आपको देखने को मिलती है केरल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? केरल के क्षेत्र में। पीट या दलदली मृदा सॉरी। अगर हम देखें पीट और दलदली मृदा के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में, जो कि बात करता है दलदली भूमि क्षेत्र के संरक्षण की, कि दलदली भूमि का क्षेत्र का संरक्षण करना चाहिए। और लास्ट मृदा है अम्लीय या क्षारीय मृदा। अम्लीय को क्या कहते हैं? लवणीय। ठीक है, एसिडिक या बेसिक सॉइल। तो आप नाम से स्पष्ट है, या तो अम्लीय होगी या क्षारीय होगी यह मृदा, जिसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे रेह भी कहते हैं कई जगह, कल्लर भी कहते हैं, ऊसर भूमि क्षेत्र भी कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? लवणीय क्षारीय मृदा के क्षेत्र। रेह, कल्लर, ऊसर भूमि क्षेत्र, यह कैसे क्षेत्र होते हैं? लवणीय तथा क्षारीय मृदा के क्षेत्र। यह आपको दिखाई देते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है वह लवणीय और क्षारीय मृदा का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गेहूं, कपास और गन्ना की खेती की जाती है। गेहूं, कपास और गन्ना की खेती की जाती है। तो आज हमने समझा 6 प्रकार के भारत में वनस्पति वन पाए जाते हैं,
जबकि भारत में मृदा के प्रकारों में देखें तो भारत में 8 प्रकार की मुख्यतः मृदा पाई जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी वन दरोगा की परीक्षा है तो उसमें आप देखेंगे कि इससे प्रश्न बनेगा सीधे सीधे, और भी परीक्षाओं में एनवायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन बढ़ रहा है तथा ज्योग्राफी से इस क्षेत्र से प्रश्न पूछना परीक्षा में आम बात रही है। तो इसको अच्छे से तैयार करिए। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।